नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कंपोजिशन लेवी, जिसको हिंदी में सम्मिश्रण उद्ग्रहण भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम हम कंपोजिशन योजना के रूप में ही इसको हम नाम लेकर के आगे इसका अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जब से जीएसटी कानून 2017 लागू हुआ है, भारत में व्यवसाय के अंदर बहुत सारी जो अनुपालनाएं हैं, जिनको हम कॉम्प्लायंसेस कहते हैं, उनका पालन करने की ज़रूरत महसूस हुई है। एक बड़ा व्यवसाय तो चूंकि एक साधन संपन्न होता है, उसको वो हर तरह की तकनीकी सहायता या जो ज़रूरत पड़ती है उसको लेने के लिए वो सक्षम होता है, एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की सेवाएं। किंतु दूसरी तरफ जब एक छोटा और मध्यम श्रेणी का, जिसको हम एसएमईज कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, के लिए इन प्रावधानों को पूरा करना बहुत ही खर्चीला और कष्टकारक होता है। इसलिए इस समस्या के हल के लिए जीएसटी में कंपोजिशन संबंधी एक योजना, जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत है, वो योजना एक लागू की गई। इस योजना का अभिप्राय क्या है? वास्तव में ये योजना जीएसटी के अंतर्गत जो है वो करदाता के लिए एक सरल और आसान योजना होती है। एक छोटे करदाता जो हैं वो कष्टदायक जीएसटी की औपचारिकताओं से मुक्त होकर अपनी बिक्री पर एक निम्न दर से कर चुकाकर और शांति का आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति कौन होते हैं, सीधी सी बात यह है कि इस योजना के लिए जिस करदाता की एक ही पैन के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष की वार्षिक बिक्री 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, यानी 1.5 करोड़ रुपए तक है। कुछ विशिष्ट राज्य हैं जो जिनके बारे में अपन वर्णन कर चुके हैं पहले भी। वो जो विशिष्ट राज्य हैं उनमें 75 लाख रुपए तक की लिमिट है। और ये एक बात और इसमें ध्यान रखने की बात होती है कि ये जो 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए की सीमा होती है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की कर योग्य और करमुक्त और शून्य दर आपूर्ति वाली जितनी भी बिक्री राशियां होती हैं उन सबको जोड़ा जाता है। यद्यपि कर योग्य आपूर्ति करने के लिए केवल निर्माणकर्ता की स्थिति में ही इनको जोड़ते हैं, किंतु चूंकि इस योजना की पात्रता का निर्धारण करना होता है तो ये सभी प्रकार की आपूर्ति भी इसमें जोड़ी जाती है। इस संपूर्ण योजना की महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम आज प्रकाश डालते हैं। जीएसटी कानून की धारा 10 के अंतर्गत कंपोजिशन योजना संबंधी विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं और इन कानून के नियम 3 से 7 तक कंपोजिशन योजना के नियम भी बताए गए हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि वे कौन से करदाता होते हैं जो ये योजना नहीं अपना सकते हैं। अभी जैसे ऊपर अपनाए, ये बात तो निश्चित ही है कि उस योजना की पात्रता के लिए वो सीमा जरूरी है और उससे अधिक है वो ये योजना नहीं अपना सकते। लेकिन इसके अलावा रेस्टोरेंट को छोड़कर अन्य कोई भी सेवा जो है वो देने वाले व्यक्ति ये योजना नहीं अपना सकते। यानी सेवा क्षेत्र में ये योजना लागू नहीं हो सकती, केवल रेस्टोरेंट सेवाएं को छोड़कर। तो एक तो रेस्टोरेंट के अलावा जो अन्य सेवा वाले वो नहीं अपना सकते इसको। मानवीय उपभोग की शराब की निर्माणकर्ता और पेट्रोलियम पदार्थों के निर्माणकर्ता भी इस योजना को नहीं अपना सकते। चूंकि रेस्टोरेंट सेवाओं को छोड़कर के अन्य सेवाओं के बारे में है तो वो भी अपन थोड़ा एक कुछ सीमा तक उनको सुविधा दी गई है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू के निर्माण करता है वो भी ये नहीं अपना सकते। आकस्मिक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी ये योजना नहीं अपना सकते।
ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति भी ये नहीं अपना सकते। अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट सप्लायर्स भी ये योजना नहीं अपना सकते हैं। तो ये क्लियर रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बारे में, जो कि इस योजना को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब हम कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम देखते हैं सेकंड पॉइंट में। ये वो शर्तें कौन सी हैं जो कि कंपोजिशन योजना के लिए जरूरी होती हैं अपनाने के लिए। कंपोजिशन करदाता अंतर्राज्यीय आपूर्ति प्राप्त तो कर सकता है। देखिए कंडीशन क्या है, वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति प्राप्त तो कर सकता है किंतु अंतर्राज्यीय भी कर नहीं सकता। अर्थात दूसरे राज्य से क्रय तो कर सकता है लेकिन दूसरे राज्य में विक्रय नहीं कर सकता। करमुक्त माल का क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी भी ये योजना अपना सकते हैं। देखिए यदि वो करमुक्त माल का क्रय विक्रय करते हैं तो वो भी ये योजना अपना सकते हैं, किंतु कहता है कि उनकी ऐसी आपूर्ति सकल आपूर्ति में शामिल की जाएगी। यद्यपि कर की गणना करते समय केवल कर योग्य आपूर्ति पर ही उनकी कर की गणना की जाएगी, लेकिन निर्माणकर्ता की स्थिति में जो करमुक्त माल या शून्य द्रव्यापूर्ति वाला माल है उस पर भी कर की गणना की जाएगी। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यदि एक निर्माण करता है तब तो कोई बात नहीं है, उसकी वो इस योजना को अपना सकता है अगर वो करमुक्त माल का क्रय विक्रय करता है तो। लेकिन उसकी जो सकल आपूर्ति की गणना करेंगे पात्रता के लिए उसमें भी उसको जोड़ा जाएगा और उस पर टैक्स की गणना करने के लिए कर योग्य आपूर्ति भी में भी उसको जोड़ा जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि वो करमुक्त माल का क्रय विक्रय करता है किंतु उसको कंपोजिशन योजना की दर से कर देना पड़ेगा अगर वह निर्माण करता है तो। लेकिन अगर वो अन्य साधारण व्यापारी है तो उसकी सकल आपूर्ति में ये सब चीजें जोड़ी जाती हैं, लेकिन कर योग्य आपूर्ति के अंदर वो नहीं जोड़ी जाती और उन पर टैक्स उसको नहीं देना होता है। ऐसा व्यवसायी इनपुट कर जमा का लाभ नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात है कि वो नॉर्मल, चूंकि वो जीएसटी में नहीं है इसलिए उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। एक निर्माणकर्ता, रेस्टोरेंट, सेवाओं का आपूर्तिकर्ता और अन्य आपूर्तिकर्ता ये योजना अपना सकता है। इसके अतिरिक्त यानी एक निर्माणकर्ता, रेस्टोरेंट, एक निर्माणकर्ता ये योजना अपना सकता है, रेस्टोरेंट सेवाओं का आपूर्तिकर्ता अपना सकता है और एक अन्य आपूर्तिकर्ता भी ये योजना अपना सकता है। किंतु रेस्टोरेंट सेवाओं को छोड़ करके अन्य सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भी ये योजना अपना सकता है एक लिमिट तक, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। किंतु इसकी सेवाओं का जो मूल्य होता है वो पूर्व वित्त वर्ष में जो आवर्त थी उसकी, उसका 10%, यानी उसकी जो सकल आवर्त है उसका 10% या 5 लाख रुपए जो अधिक हो से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो और यदि ऐसा है तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकेगा, सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भी ये नहीं अपना सकता। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। यानी अन्य सेवाओं का आपूर्तिकर्ता भी एक लिमिट तक अगर उसकी आवर्त है तो वो ऐसी सेवाओं का मूल्य है तो वो कर सकता है। और ऐसी सेवाओं के मूल्य के लिए जरूरी है कि उसकी जो सकल आवर्त है उसका 10% या 5 लाख रुपए दोनों में से जो अधिक हो उससे अधिक उसकी सेवाओं का मूल्य नहीं होना चाहिए। अधिसूचित वस्तुएं यानी शेड्यूल्ड जो क्वांटिटीज हैं उनका क्रय करने या अपंजीकृत व्यक्ति से क्रय करने पर, अपंजीकृत व्यक्ति से क्रय करने पर उसे विपरीत प्रभार के अंतर्गत सामान्य कर की दरों के अनुसार कर चुकाना होगा, न कि समझौता योजना की दरों से। अब जैसे अपन एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इस प्रकार के अधिसूचित कोई वस्तु होती हैं और या अपंजीकृत व्यक्ति से जब माल को क्रय किया जाता है तो चूंकि वो अपंजीकृत व्यक्ति है इसलिए वो जीएसटी तो सामान्य दर से वो ले ही नहीं सकता या कैसे भी जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत व्यक्ति, चाहे वो कंपोजिशन योजना का है या सामान्य दर का,
तो वो अगर पंजीकृत व्यक्ति किसी अपंजीकृत से जब माल का क्रय करता है तो उसे विपरीत प्रभार के अंतर्गत टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो जो टैक्स जमा कराएगा ऐसा कंपोजिशन का क्रेता, वो सामान्य दर से उसके ऊपर टैक्स जमा कराएगा और उसकी आईटीसी भी उसको नहीं मिलेगी। यद्यपि वो कंपोजिशन योजना का व्यक्ति है, लेकिन उसे विपरीत प्रभार के अंतर्गत सामान्य योजना के अनुसार जो बनने वाला जो जीएसटी है वही जमा कराना पड़ता है और उसकी वो आईटीसी भी नहीं ले सकता। लेकिन इस प्रकार के टैक्स को वो अपनी कॉस्ट में जोड़ देगा और उसके बाद में उसके ऊपर जो है अपना प्रॉफिट जोड़ करके और फिर अपनी आपूर्ति कर सकता है, यानी वो कॉस्ट का भाग मान ली जाती है। ये इसके अंतर्गत एक बात विशेष है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको आपको ध्यान में करना है। यदि कोई करयोग्य व्यक्ति कई कार्य करता है, जैसे वो कपड़ा भी बेचता है, वो कंप्यूटर भी बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है, तो सभी एक ही पैन के अंतर्गत जो है वो एक साथ जोड़ करके 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए की सीमा तय होगी। यानी ये ऐसा नहीं है कि कपड़े की अलग जोड़े हैं, कंप्यूटर की अलग, ऐसा नहीं। सारी जो उसकी आवर्त है वो उनका जोड़ जो एक ही पैन के अंतर्गत है तो वो 1.5 करोड़ 75 लाख की सीमा के लिए शामिल की जाएंगी। व्यवसाय के मुख्य स्थान पर सूचना पट पर और करदाता की जरा जारी किए गए आपूर्ति बिल बिल ऑफ एंट्री पर उसे ये लिखना आवश्यक होता है कि वो कंपोजिशन योजना के व्यक्ति हैं। चलो ये तो इसमें कंडीशंस में आ गए। ये उसकी शर्तें जो हैं वो पालन करना जरूरी होती हैं कंपोजिशन योजना को अपनाने के लिए। इसके बाद में देखिए कंपोजिशन योजना अपनाने का तरीका क्या है। इसका तरीका सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की योजना अपनाना चाहता है उसे जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाकर फॉर्म जीएसटी सीएमपी 01 या जीएसटी सीएमपी 02 में भर करके सरकार के पास उसको जमा कराना होता है। ये योजना उसे हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में देनी होगी। जब योजना को अपनाने के विकल्प का वो आवेदन कर देता है तो ऐसी स्थिति में सफल होने का संदेश प्रदर्शित होता है और सफल होने का संदेश प्रदर्शित होगा और उसकी जो प्राप्ति यानी एक्नॉलेजमेंट है वो उसके मोबाइल पर जो है या उसके ईमेल पते पर, उसको मोबाइल और ईमेल पते दोनों पर ही उसको भेज दी जाती है। कंपोजिशन योजना के करदाता द्वारा जारी आपूर्ति बिल को हम बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। चूंकि अपने अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है कंपोजिशन योजना का, वो डीलर कभी भी सामान्य टैक्स इनवॉइस जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस है वो जारी नहीं कर सकता, तो वो इसके स्थान पर एक बिल ऑफ सप्लाई जारी करता है। और इस प्रकार के जो टैक्स होता है वो चूंकि वो अपने पास से ही जमा कराता है और इस प्रकार के जो टैक्स और उसको आईटीसी भी नहीं मिलती है, तो ऐसे बिल के ऊपर जो वो सप्लाई का बिल होता है उसके ऊपर उसको लिखना जरूरी होता है कि कंपोजिशन योजना का कर योग्य व्यक्ति और आपूर्ति पर कर एकत्रीकरण के लिए अयोग्य। यानी वो जब अपना माल का सप्लाई करेगा तो ऐसी स्थिति में माल के क्रेता से वो कोई भी टैक्स नहीं वसूल कर सकता। उस पर बनने वाले जो निर्धारित दर जो भी निम्न दर है वो स्वयं उस दर से अपनी जेब से पैसा जमा कराएगा। तो ये चीजें ये जरूरी हो जाता है उसको आपूर्ति बिल के ऊपर। अब अपनाते हैं कर की दरों के ऊपर। जैसे नियम 7 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वर्तमान में जो प्रचलित दरें हैं वो इस प्रकार से हैं। निर्माणकर्ता के ऊपर 0.5% और सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी मिलाकर के 1%। रेस्टोरेंट सेवाओं के ऊपर 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के 5%। और अदर जो सप्लायर अन्य आपूर्ति करता है उन पर 0.5% मिलाकर के 1%। पंजीकृत व्यक्ति जो कि धारा 10 उपधारा 2A के अंतर्गत कर विकल्प अपनाने के योग्य हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति यानी देखिए पंजीकृत व्यक्ति जो कि धारा 10 की उपधारा 2A के अंतर्गत कर विकल्प अपनाने के योग्य हैं, उन पर 3% और मिलाकर के 6% है। ये वास्तव में ऐसे करदाता हैं जिनकी आवर्त 50 लाख रुपए तक है और जो धारा 9(1) के अंतर्गत सामान्य दरों से कर नहीं चुकाना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि जैसे व्यक्ति उनकी 50 लाख रुपए तक है और नॉर्मल जीएसटी के अंतर्गत उनको धारा 9(1) के अंतर्गत उनका कोई टैक्स की दरें ज़्यादा हों तो वो कम दर को विकल्प को अपना सकते हैं।
और वो धारा 10(1)(2) के अंतर्गत भी नहीं आने चाहिए, यानी जो ऊपर वाले निर्माणकर्ता, रेस्टोरेंट या अन्य आपूर्ति, उसमें भी वो नहीं आ रहे हैं, तब वो 3% और 3% वाला और 6% वाली, तो वो जो किसी में कवर नहीं हो रहे हैं, धारा 10(1)(2) में कवर नहीं हो रहे हैं, धारा 9(1) के अंतर्गत वो सामान्य दर से भी नहीं चुकाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कहा गया है कि वो 3% तो 6% जमा करा सकते हैं। कंपोजिशन योजना करदाता द्वारा जमा कर क्या होता है? तो अब देखिए, इसके अंतर्गत सीधी सी बात है कि कंपोजिशन योजना के करदाता को 2 प्रकार के कर होते हैं, वो अपनी जेब से जमा कराना पड़ता है। यानी न तो वो इस प्रकार के कर का कोई उसको रिफंड या कोई आईटीसी कोई रिटर्न उसमें मिलती है, और न ही वो किसी क्रेता से ये वसूल कर सकता है। जैसे जब वो पहली बात ये कि जो स्वयं के द्वारा उसके द्वारा जो आपूर्ति की जाएगी, यानी आउटवर्ड सप्लाई होगी, उसके ऊपर बनने वाला जो निर्धारित दर, जो कि एक निम्न दर से कर होगा, वो कंपोजिशन योजना की दर वाला कर होगा, और उसको वो जमा कराएगा सरकार के खजाने में। नंबर 2, जब वो किसी अपंजीकृत व्यक्ति से या किसी अधिसूचित वस्तुओं का क्रय करता है, तो वो विपरीत प्रभार के अंतर्गत इस प्रकार के क्रय की गई इनवर्ड सप्लाई जो होती है, जो आवक आपूर्ति होती है, उसके ऊपर जीएसटी की सामान्य दरों से पर बनने वाला जो कर होता है, वो कर भी अपनी जेब से सरकार के खजाने में जमा कराएगा। इस प्रकार से उसको 2 प्रकार के कर जो होते हैं वो ऐसे करदाता को जमा कराने पड़ते हैं सरकार के खजाने में। कंपोजिशन योजना के करदाता द्वारा दायर रिटर्न कौन सी होती है? तो रिटर्न जो होती है, रिटर्न ऐसा योजना का जो करदाता होता है वो 2 रिटर्न फाइल करता है। एक तो त्रैमासिक रिटर्न फाइल करता है, हेलो, एक तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जारी करता है, कौन सी रिटर्न जारी करता है? हेलो, ऐसा व्यक्ति एक तो जो है वो त्रैमासिक रिटर्न जारी करता है, जो कि हर 31 जो है अगले माह की 18 तारीख तक जारी हो जाती है, त्रैमासिक समाप्ति के 18 तारीख तक। और दूसरी रिटर्न ऐसी होती है, जो दूसरी जो रिटर्न होती है वो वार्षिक रिटर्न होती है, जो कि अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक जारी की जाती है, तक वो उसको भरनी होती है। तो इस तरीके से एक तो त्रैमासिक रिटर्न हो गई हर त्रैमासिक के बाद की 3-3 महीने से, और एक उसको दायर करनी पड़ती है वार्षिक रिटर्न, जो कि अगले वित्त वर्ष के 31 दिसंबर तक भरनी होती है। कंपोजिशन योजना से सामान्य योजना में अंतरण, जिसको हम स्विच ओवर कहते हैं, वो एक व्यक्ति स्वयं कर सकता है या वो अधिकारी द्वारा भी इस तरीके का किया जा सकता है। जब वो स्वयं करता है तो चाहे वो निर्धारित सीमा को क्रॉस न करे तो भी वो कंपोजिशन योजना को छोड़ करके जो है वो जीएसटी की योजना, सामान्य जीएसटी अपना सकता है। वह निर्धारित सीमा 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपए से अगर वो क्रॉस कर जाता है तो भी वो ऐसा कर सकता है। और इन दोनों ही स्थितियों के लिए उसको क्या करना होता है कि जीएसटी सीएमपी 04 में जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको आवेदन करना पड़ता है। दूसरी स्थिति वो है जब अधिकारी ये महसूस करता है कि करदाता कंपोजिशन की आवर्ती निर्धारित सीमा को पार कर गई है और वो कंपोजिशन योजना की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो वह जीएसटी सीएमपी नोटिस में उसको 05 में नोटिस देगा। 06 में उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा अधिकारी को, और 07 में अधिकारी इसके लिए आदेश जारी कर देगा। इस योजना से बाहर स्वेच्छा से अधिकारी द्वारा निकलने पर 30 दिन के भीतर उसको जीएसटीआर आईटीसी 01 में निर्मित और पूंजीगत सामान का उसको विवरण भी देना होगा। तो ये विवरण उसको जारी 30 दिन के भीतर, इस प्रकार की योजना से निकलने के 30 दिन के भीतर उसको ये विवरण देने होंगे। अगर वो सामान्य योजना से कंपोजिशन योजना में आता है, ये तभी संभव होता है जब उसको निर्धारित सीमा से वो उसकी आवर्त कम होती है, तभी वो सामान्य योजना से कंपोजिशन योजना में शिफ्ट होता है। ये तो निश्चित रूप से शर्त पूरी करनी होगी। और जब ऐसा हो जाता है, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामान्य योजना में पहले से चल रहा है और उसकी पहले से उसकी निर्धारित सीमा से कम थी, फिर भी उसने सामान्य योजना ले रखी थी और अब वो कंपोजिशन योजना को अपनाना चाहता है,
कोई सी भी स्थिति हो सकती है, इन दोनों स्थितियों के अंतर्गत है उसको उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और इस प्रकार का उस जिस दिन वो आवेदन करता है उससे तुरंत पूर्व के उसका जो स्टॉक है वो पूंजीगत माल इनके ऊपर आईटीसी का जो भुगतान जो किया गया है, आईटीसी की जो भुगतान जो क्रेडिट ली गई थी उसको वो उसे वापस कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में उसको डेबिट करना होगा। और यदि वो ऐसा वर्ष के शुरू में इस तरीके का स्विच ओवर करता है तो फिर उसको आगामी 30 सितंबर तक या रिटर्न भरने की तारीख जो भी पहले हो उसे अपनी आवक सावक आपूर्ति का विवरण भी देना होगा। तो ये जो कंडीशंस, ये सब बातें हैं जो कि कंपोजिशन योजना के बारे में इसमें मेंशन की गई हैं। इनमें से अधिकांश बातें आपको पूरी कर ली गई हैं। बाकी आपकी बुक में से भी कुछ चीज़ें आप पढ़ोगे तो हो सकता है उसकी जो बची कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।